अब हम देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखो, ब्रिटिश शासन में उद्योगों का जो है उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये घटना चक्र का जो है सारांश ही है और स्पेक्ट्रम का सारांश दोनों का है। ठीक है, अब इससे बाहर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है पूछे। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रिटिश शासन में उद्योगों का स्वतंत्र विकास क्यों नहीं हुआ। तो जो धनिक वर्ग थे वो भू संपत्ति में निवास नहीं करते थे। ठीक है, उनको तो केवल लगान से मतलब था और कुछ अपने पास रखना और बाकी सरकार को देना, तो उन्होंने निवास नहीं किया, यही कारण है। तो ब्रिटिश शासन में 3 भू राजस्व व्यवस्थाएं थी। देखो, ये स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था। ठीक है, इस्तेमारी व्यवस्था कहते हैं इसको, या जागीरदारी भी कहते हैं, माल गुजारी भी कहते हैं, माल गुजार या माल गुजारी। ठीक है, और बिसेवेदारी भी कहते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी, जागीरदारी, माल गुजारी या माल गुजार जो भी लिखा हो, बिसेवेदारी, ये सब ये व्यवस्था थी। तो दूसरी क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। क्या थी? महलवाड़ी पद्धति। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कहाँ लागू थी ये? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी तक थी। तो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ थी? बंगाल में थी, बिहार में थी, उड़ीसा में थी और यूपी के वाराणसी तक लागू थी। ये ब्रिटिश के अधीन जितना भी भारत में क्षेत्र था उस पर लगभग 19% क्षेत्र पर ये लागू थी। ब्रिटिश के अधीन जो टोटल क्षेत्र था उसके 19% क्षेत्र पर ये लागू थी। इसमें क्या हुआ था? जमींदारों के नए वर्गों और को भूस्वामी घोषित किया गया था। तो जो जमींदार के नए वर्ग थे उनको भूस्वामी बना दिया गया था। लगान का 10/11 भाग सरकार को देते थे और जो बचा 1/11 भाग वो जमींदार अपने पास रखते थे। और इसमें देखो, ये तो निश्चित हो गया कि कितना भाग सरकार को देना है और कितना वो अपने पास रखेंगे, लेकिन ये निश्चित ही नहीं किया था कि इनको वसूलना कितना है, जमींदारों को किसानों से, कृषकों से कितना वसूलना है, ये निश्चित नहीं किया। ये सबसे बड़ी खामी थी। इसलिए किसानों का बहुत शोषण हुआ, इससे उनकी ज़िंदगी एकदम बद से बदतर हो गई थी। उस टाइम में देखो तो बड़ा मतलब लगता है कैसे लोग जीते थे। ये जमींदार और ये सरकार बस किसानों पर, दुनिया पूरी जो थी भारत में उस समय सब लोग किसानों पर को ही चूसते थे। ठीक है, तो ये था। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? जन्मदाता इसका क्या था? टॉमस मुनरो था, कैप्टन रीड था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड था। सर्वप्रथम ये तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू हुई थी। तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू हुई थी। और कहाँ लागू हुई? ये मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से थे, पूर्वी बंगाल में थी, असम में थी, कुर्ग जो आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, यहाँ पर भी लागू थी। कहाँ? मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से में, पूर्वी बंगाल में, असम और कुर्ग के आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू हुई थी। ये भारत में जितना ब्रिटिश क्षेत्र कब्जा था उसके 51% क्षेत्र पर लागू थी। 51% क्षेत्र पर ये लागू थी। इसमें था भूस्वामी जो थे, रैयतवाड़ी में देखा तो भूस्वामी रैयतों को मतलब कृषकों को ही बनाया गया था। भूस्वामी किसको बनाया गया? रैयतों को बनाया गया, मतलब किसान ही भूस्वामी थे। इसमें कृषक सीधे और व्यक्तिगत रूप से स्वयं भू राजस्व सरकार को भुगतान करते थे। इसमें क्या करते थे? किसान जो थे सीधे और व्यक्तिगत रूप से सरकार को भुगतान करते थे लगान, और लगान वसूली कठोरता से की जाती थी और दर भी बहुत ज़्यादा थी। देखो, यहाँ पर तो जमींदार शोषण कर रहे थे, यहाँ पर जमींदारों का रूप सीधे किसने ले लिया? सरकार ने भी निश्चित नहीं किया कि हम तुमसे कितना लेंगे। दरें काफ़ी ऊंची कर दी और सीधे लगान वसूलते थे और किसानों पर बड़ा अत्याचार करते थे। ठीक है, फिर ये महलवाड़ी व्यवस्था पद्धति। महलवाड़ी में क्या था? ये यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब और कुछ परिवर्तनों के साथ, ठीक थी, पंजाब में भी लागू थी कुछ परिवर्तनों के साथ। ठीक है, और ये जो था जो भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसके 30% भाग पर ये लागू थी। इसमें ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि, ठीक है, सामलात जिसे कहते हैं, सम्मिलित भूमि सामलात या अन्य भूमि का स्वामी बना दिया गया ग्राम समाज को। तो ग्राम प्रधान एक मुखिया रख लिया गया, उसी को स्वामी बना दिया गया, वही लगान वसूल के सरकार को देता था। ये महलवाड़ी पद्धति ये लागू कहाँ थी? यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ, पंजाब में लगभग 30%। तो इसमें क्वेश्चन यही आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की?
स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू था, ठीक है, कौन शुरू किया, कहाँ लागू था, कितने % पे लागू था, और कौन ज़्यादा थी, तो सबसे ज़्यादा तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज़्यादा जगह पे लागू थी 51% पे, फिर माहलवाड़ी 30% पे, फिर 19% पे तुम्हारी थी स्थायी बंदोबस्त। तो ग्राम शुल्क क्या, गृह शुल्क क्या होता है, तो गृह शुल्क जिसको होम चार्ज कहते हैं, तो ये होम चार्ज के बारे में क्वेश्चन घटना चक्र में मतलब दिया है, पिछले वर्ष पूछा, तो घटना चक्र में वही क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। तो इसमें होम चार्ज के बारे में क्या है कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव, जिसे हम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोलते हैं, कि जो इंग्लैंड में बैठता है राज्य सचिव, द्वारा भारत की ओर से किया गया व्यय, तो जो ठीक है शामिल है इसमें। तो मतलब जो कर्मचारी बैठे हैं इंग्लैंड में, ठीक है, उन और वो कुछ थोड़ा बहुत भारत के लिए काम करते हैं, भारत के मतलब भारत के लिए क्या काम करते हो, भारत का शोषण करते हैं, मतलब उनका विभाग है कि हाँ भारत में क्या हो रहा है, कैसे कंपनी काम कर रही है, इसकी देखरेख करते हैं। तो उनका व्यय जो है वो कहाँ से देना है, भारत के ही ऊपर डाला गया था, ठीक, उसी को होम चार्ज कहते हैं। तो इसमें क्या था, भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1900 तक ये भी था उसमें, ठीक है, तक व्यय, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को जो भत्ते और पेंशन दी जाती थी, ये सब जो थे होम गृह शुल्क के रूप से भारत के राजस्व से ही वसूले जाते थे, ठीक है। भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर ब्याज, ठीक है, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय जो वर्ष 1900 तक ये भी था, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते, ये सब भारत के राजस्व पर ही किया जाता था, ठीक है। इंपीरियल प्रेफरेंस क्या था, ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतें हेतु प्रयोग शब्दावली है, ठीक है। इंपीरियल प्रेफरेंस क्या था, ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतें हेतु प्रयोग शब्दावली है, ठीक है। जो ब्रिटिश भारत में सामान भेजते थे, उनके आयात, जो भारत आयात करता था उस पर कुछ उनको विशेष छूटें दी गई थी, उसी के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस लागू होता है। धन बहिर्गमन अपवाह का सिद्धांत, ये क्या है, इसको भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण, कि भारत से जो धन संपत्ति इंग्लैंड भेजी जा रही थी उसके लिए धन बहिर्गमन शब्द गढ़ा गया था, ठीक है। इसके प्रथम प्रतिपादक कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने पुस्तकें लिखी, जैसे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, क्या लिखा है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, कि इंग्लैंड जो है इंडिया का कर्जी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, 1901 में प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में प्रकाशित हुई। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी लिखे थे। इसमें इन किताबों में इन्होंने ये धन बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख भी किया। कौन सी किताबें लिखी, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1901 में प्रकाशित हुई। ये पूछा गया था सन, इसलिए हाईलाइट है, कब प्रकाशित हुई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पीछे सालों में पूछा गया है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। और दूसरे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया, रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने लेख लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक लेख लिखा, इसमें इन्होंने कहा कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। क्या बताया इन्होंने इस लेख में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने लिखा कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। वो 1896 में कांग्रेस कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ, इसको आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया धन बहिर्गमन के सिद्धांत को। तब 1896 में जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें आधिकारिक रूप से ये स्वीकार किया कांग्रेस ने कि हाँ ये सही बात है, जो दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं, ये रमेश दत्त कह रहे हैं, सही है, यहाँ से आधा भाग तो इंडिया से बहुत राजस्व बाहर जा रहा है इंग्लैंड, ठीक है। ब्रिटिश शासन पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव, दूसरा क्या है फिर पॉइंट, 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात क्या चीज़ें होती थी, कपास होता था, सोरा होता था, रेशम और अफीम। 18वीं शताब्दी में बंगाल से चीज़ें निर्यात होती थी, कपास, सोरा, रेशम, अफीम आदि, ठीक। और 1839 में असम से सर्वप्रथम चाय कंपनी स्थापित हुई। 1839 में सर्वप्रथम असम में चाय कंपनी स्थापित हुई और ये 5 लाख पूंजी से इंग्लैंड में स्थापित की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय नजीरा असम में था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, ये वर्तमान में भी सक्रिय। द असम कंपनी जो है भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, ये आज भी चल रही द असम कंपनी, ठीक है। अब ये कुछ मिलाने वाला पूछा गया था क्वेश्चन, जैसे जजमानी व्यवस्था कहाँ थी, उत्तर बंगाल में।
12 बलूट व्यवस्था कहाँ थी? महाराष्ट्र में। मिरासी व्यवस्था कहाँ थी? तमिलनाडु में। और अडाडे व्यवस्था कहाँ थी? कर्नाटक में। जजमानी उत्तर भारत में, 12 बलूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में, अडाडे कर्नाटक में। ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य खर्च केंद्रीय राजस्व का कितना था? 40%। तो ब्रिटिश भारत में जो सैनिकों पर खर्च होता था वो केंद्रीय राजस्व का लगभग कितना था? 40%। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पिछले साल। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था है तो उल्लेखनीय इन्होंने कार्य किया, इसीलिए इनको दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत माना जाता है। किसको? सर आर्थर कॉटन को। तो ठीक है, ये सब घटना चक्र के पॉइंट है। और उसके बाद विद्रोह हम देख चुके हैं। जय भारत।